वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किए थे एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, फाइबर्स के बारे में हमने देखा था कि फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। उसमें हमने फिर टाइप्स देखा था, हम पिछले क्लास में देखे थे स्टील फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में, यानी कि हम देख रहे थे कि स्टील का कैसे इस्तेमाल करके हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बन और ग्लास फाइबर के बारे में। भाई वन बाय वन करके हम देख सकते हैं। जैसे कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन फाइबर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन फाइबर होता क्या है? तो कार्बन फाइबर इज अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमली थिन फाइबर्स अबाउट 0.005 mm टू 0.010 mm इन डायमीटर। यानी कि कार्बन फाइबर बेसिकली क्या हुआ कि वेरी थिन फाइबर है, ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा पतला फाइबर होता है जिसका कि डायामीटर होता है, एक कार्बन फाइबर का डायामीटर कितना होता है? तो 0.005 mm से लेके 0.010 mm तक का डायामीटर होता है, ठीक है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि डायामीटर कितना ज्यादा पतला है मेरे फाइबर का, एंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एज इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और वो जो बना होता है तो उसमें बेसिकली उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज कार्बन। ऑब्वियस सी बात है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसका कार्बन है, तभी हमने उसको क्या नाम दिया है? कार्बन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। यानी उसमें उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है दैट इज कार्बन। और कार्बन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है? सो अप्रोक्सीमेटली 91%, ठीक है, कार्बन एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन कार्बन परसेंटेज इज 99%, इट इज कॉल्ड ग्रेफाइट फाइबर, ठीक है। जब कार्बन एटम्स का परसेंटेज 91% में प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग कार्बन फाइबर का नाम देते हैं। लेकिन जब कार्बन फाइबर का परसेंटेज इंक्रीज होके 99% तक पहुंच जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेफाइट फाइबर का। नंबर ऑफ कार्बन फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म एज अ यार्न। कहने का मतलब ये है जैसे कि ये हमारा एक कार्बन फाइबर है, ठीक है, एकदम पतला सा कार्बन फाइबर। अब एक और अब क्या होता है कि सिंगल एक कार्बन फाइबर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन फाइबर का हम डायमीटर देख रहे हैं कितना ज्यादा पतला है, ठीक है। उसको हम एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं, जैसे कि एक और कार्बन फाइबर हम लेंगे, उसको इस तरीके से हम उसके साथ ट्विस्ट करेंगे, फिर दो तीन हम इस तरीके से एक साथ इस तरीके से ट्विस्ट कर करके हम कार्बन फाइबर को हम ट्विस्ट करके उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक यान का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। और फिर उस यान का हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में। कार्बन फाइबर फैब्रिक इज स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट इज लाइट इन वेट, यानी कार्बन फाइबर जो होता है उसका डायमीटर कम है। कहने का मतलब डायमीटर अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है उसका वेट भी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। एंड हैज लॉन्ग स्ट्रैट्स इंटरवोवन टुगेदर, और उसका जो हर एक स्ट्रैंड्स जो होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही थी, हर एक स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरमिंगल हुआ रहता है, यानी जुड़ा रहता है। हम उसको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं सो दैट इट फॉर्म्स अ फैब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, ताकि कैसा वो एक स्ट्रक्चर कैसा लगे? वो एक फैब्रिक टाइप का स्ट्रक्चर लगे। जैसे कि हम ऊन से सिलाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऊन लेते हैं, दूसरा ऊन बनाते हैं, जैसे हमको ऊन का स्वेटर बनाना होता है तो हम ढेर सारे ऊन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में और उसको एक स्वेटर टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली कार्बन फाइबर का भी वही काम है कि एक कार्बन फाइबर बहुत ही पतला होता है, उसका हम प्रॉपर एक कार्बन फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, ढेर सारे कार्बन फाइबर को हम लोग एक साथ इस तरीके से जोड़ते हैं और फिर उसको हम यान बनाकर उसका हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसा कि अब देखेंगे हम लोग कार्बन फाइबर ऑल्सो नोन एज ग्रेफाइट फाइबर। अभी जस्ट हमने बात किया ग्रेफाइट फाइबर डोमिनेट्स द स्टील इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि जो कार्बन फाइबर होते हैं वो, जिसको कि हम ग्रेफाइट फाइबर भी बोलते हैं, तो वो स्टील फाइबर से किस तरीके से अच्छे होते हैं? तो वो डोमिनेट करते हैं स्टील फाइबर को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी जो मेरा स्टील फाइबर होता है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, उससे ज्यादा स्टिफनेस देता है एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी। और जो मेरा नॉर्मल स्टील फाइबर से हमने कंक्रीट बनाया था उससे ज्यादा इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। नाउ these leading properties makes carbon fiber a perfect building material in construction projects। और ये सब इसके मतलब ये सब प्रॉपर्टीज की वजह से ये एक परफेक्ट बिल्डिंग मटेरियल होता है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी कि
ये सब प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वर्क्स बेस्ट विथ स्ट्रक्चर दैट रिसीव्ड हाई इम्पैक्ट लोड, यानी ऐसे स्ट्रक्चर के साथ इसको हम इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लोड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हाईवे है, ठीक है, हाईवे है, इम्पैक्ट लोड बेसिकली क्या होता है? इम्पैक्ट लोड यानी अचानक से किसी चीज पे हम लोड देते हैं तो उसको रेजिस्ट करने में उसका कैसा मतलब उसका कैसा रेजिस्टिंग पावर हो अगर उसको हम अचानक से लोड दे रहे हैं तो, ठीक है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि एक हाईवे है मेरा, ठीक है, हाईवे है, तो हाईवे पे क्या होता है, हमेशा क्या होता है, व्हील्स रन करते ही रहते हैं, इस तरीके से हमेशा कोई ना कोई कार का मूवमेंट होता ही रहता है, तो उस पर हमेशा ही क्या होता है, इम्पैक्ट लोड लगता रहता है मेरा हाईवे पे। तो इस इम्पैक्ट लोड की वजह से क्या होता है, यूजुअली हम रोड पे भी यही चीज देखते हैं कि क्या होता है कि मेरा अगर मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा रिजिड पेवमेंट है, तो कंक्रीट का देखेंगे कि सीमेंट का एक लेयर बाहर आ जाता है, ठीक है, उसमें फिर एग्रीगेट दिखने लग जाता है हम लोगों को, फिर वो भी धीरे धीरे टूटने लग जाता है, तो हम देखेंगे कि रोड हमेशा टूटा रहता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है। वो सब बेसिकली इम्पैक्ट लोड की वजह से होता है कि मेरा जो कंक्रीट है वो इम्पैक्ट लोड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से मेरा कंक्रीट में ब्रेकेज हो जा रहा है, ठीक है। तो जब हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं उस केसेस में, तो क्या हो जाता है कि उस केसेस में फिर अब इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी कि अब हो जाता है रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड जब हम कार्बन को मिक्स करते हैं। तो फिगर में हम देख सकते हैं कि ये मेरा कार्बन फाइबर है। अगर हम लाइव देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कार्बन फाइबर हमारा दिखता कैसा है बेसिकली। तो जैसा कि कार्बन फाइबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिमिलरली आपको इसी टाइम का सेम फैब्रिक आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम यही फैब्रिक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि कार्बन फाइबर है, क्या है कि हर एक सिंगल कार्बन को हमने इस तरीके से अटैच किया है, और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक एक कार्बन फाइबर को अटैच करके एक हम फैब्रिक टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि हमने अभी जस्ट मैं आपको बता रही थी कि एक फैब्रिक टाइप का स्ट्रक्चर हम यार्न बनाते हैं और इसको फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं एक सिंगल कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके उसको आपस में जोड़ करके हमने क्या बनाया है, एक प्रॉपर एक फैब्रिक बनाया है। अब इस फैब्रिक का हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई कॉलम है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक हमारा कॉलम है इस तरीके से, ठीक है, बिल्डिंग का कॉलम है। अब ये कॉलम मान लीजिए कि वीक हो गया है। कॉलम वीक हो गया कहने का मतलब ये है कि कॉलम में का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी था वो घट गया, लोड कैरिंग कैपेसिटी घट गया, या फिर कॉलम में थोड़ा बहुत ब्रेकेज आ गया। तो इसी कॉलम पे क्या है, पूरा का पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है उस कॉलम को हम तोड़ नहीं सकते हैं ना, पूरा बिल्डिंग हमको तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेंगे कि इस कॉलम की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, तो ये जो कार्बन का ये जो एफआरपी शीट है मेरा, ये जो शीट है, हम क्या करेंगे कि कॉलम के पूरे आसपास इस तरीके से हम इसको एक केमिकल लगा के, जैसे कि ये मेरा केमिकल है, ठीक है, ये केमिकल है मेरा, ठीक है, इस केमिकल से बेसिकली हम क्या करते हैं, इस फाइबर को हम किसी भी स्ट्रक्चर पे अटैच कर सकते हैं, यानी साट सकते हैं। ये बेसिकली एक एडहेसिव है, ठीक है, इस एडहेसिव से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कार्बन फाइबर है किसी भी स्ट्रक्चर पे हम इसको चिपका सकते हैं, ठीक है। तो उस कॉलम का, ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो वीक ना हो जाए, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यही कार्बन जो फाइबर है इसको हम इसके चारों बगल इसको हम इस तरीके से साट देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जो मेरा जो ओल्ड कॉलम था उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो मेरी ओल्ड कॉलम से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम बिना कॉलम को ब्रेक किए हुए उसका हमने क्या कर दिया, उसका हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, ठीक है, और हमको मेहनत भी कम लगा, ठीक है, और कॉस्ट भी मेरा घट गया। तो ये सब बेसिकली मेरा फायदा होता है कार्बन इस्तेमाल करने से। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज वी नो दैट कॉन्क्रीट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग कार्बन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लो वेट,
लो वेट कहने का मतलब ये है कि कार्बन का सेल्फ वेट जो होता है वो कम होता है। अब जब कार्बन का वेट अगर कम होता है तो कार्बन की मदद से अगर हम कंक्रीट बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कंक्रीट का भी सेल्फ वेट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कंक्रीट का सेल्फ वेट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉलम बना रहे हैं या फिर कोई बीम बना रहे हैं, हम उसमें अगर रीइंफोर्समेंट डालते हैं, रीइंफोर्समेंट का क्या होता है, सेल्फ वेट ज्यादा होता है जो स्टील हम लोग डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का एक बीम है मेरा, इस तरीके का कोई एक बीम है, अगर हम उसमें जैसे कि रीइंफोर्समेंट डालते हैं, इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट यानी कि हम स्टील डालते हैं, तो स्टील का क्या होता है, अपना एक वेट होता है। ठीक है, स्टील के वेट होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये जो मेरा बीम है, ठीक है, जो ये जो बीम है इसका अल्टीमेट वेट क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्टील का भी अपना एक वेट होता है। अब जब कार्बन को प्रॉपरली, हमने देखा था कि हम फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने कंक्रीट बनाया जिसमें कि कार्बन को हमने उसमें एम्बेड कर दिया, तो प्रॉपर एक कंक्रीट बन गया। अब कार्बन का सेल्फ वेट क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली बात है अब जो हम बीम बनाएंगे तो उसका ये वेट मान लीजिए कि W1 है। ठीक है, और इसका वेट W है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो कार्बन से बना हुआ है तो W विल बी लेस देन W1। ठीक है, क्योंकि इसका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन हमने डाला है उसका खुद का वेट कम है। ठीक है, तो अगर सेल्फ वेट कम है तो ऑब्वियसली बात है उसमें क्रैक्स होने का मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, खुद के लोड की वजह से भी बहुत सारे बिल्डिंग्स होता है, बहुत ही हाई स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर उसमें बीम्स कॉलम्स अगर बहुत हैवी हम दे के रखते हैं तो खुद के वेट की वजह से भी वो अंडर ग्रेविटी वो टूटने लग जाता है आफ्टर सम टाइम। तो अगर एक लाइट वेट हम कॉलम या बीम हम अपने बिल्डिंग में लगा रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उसका लाइफ लॉन्ग यानी उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा उसका लो वेट होता है, लो वेट का भी बहुत फायदा होता है। एंड लो थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन मैंने बताया था आपको, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आना। ठीक है, तो थर्मल अगर टेम्परेचर लगता है तो बहुत ज्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन और बहुत ज्यादा एक्सपेंशन भी मेरे कॉन्क्रीट में नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट इज carbon fibers are rigid material which are resistant to stretching and compression। सेम चीज है, यानी कि एक rigid material होता है, ये थर्मल एक्सपेंशन का भी वही चीज मतलब था, यानी उसको अगर हम खींचेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं होता, अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा कंप्रेस भी नहीं होता है, क्योंकि कार्बन फाइबर इटसेल्फ इज अ रिजिड मटेरियल। अगर वो रिजिड है तो अपना सेम रिजिडिटी क्या करेगा, कॉन्क्रीट में भी पास ओवर करेगा, जिसकी वजह से मेरा कॉन्क्रीट भी रिजिड बन जाएगा। नाउ कार्बन फाइबर्स आर केमिकली इनर्ट और अनरिएक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, केमिकली इनर्ट कहने का मतलब ये होता है जैसे कि अनरिएक्टिव, यानी कि उसको किसी भी हम केमिकल के साथ मिक्स करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम कार्बन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें हम किसी भी तरीके का, यानी हम एडमिक्सचर डाल रहे हैं या फिर फ्लाई ऐश डाल रहे हैं, फिर किसी भी तरीके का हम केमिकल डाल रहे हैं, तो उस केमिकल की एडिशन की वजह से मेरा जो कंक्रीट बनेगा अल्टीमेट, वो कोई भी रिएक्शन इस कार्बन की वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं टेक प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कैसा मटेरियल है, ये एक इनर्ट मटेरियल है, यानी कि ये एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल है। नाउ दे आर रेजिस्टेंस टू करोशन, यानी इसमें कोई भी करोशन लगने का संभावना नहीं होता है, जैसे स्टील हम लोग का होता है, हम लोग रीइंफोर्समेंट जो देते हैं। ठीक है, तो जो स्टील हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज रीइंफोर्समेंट, तो हम लोग जैसे कोई भी हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने बीम का दिया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट का हम कवर छोड़ते हैं, क्लियर कवर। ठीक है, ये हम लोग कवर क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि अगर जो स्टील होता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसमें जंग लग जाता है स्टील में। ठीक है, जंग लग जाता है स्टील में तो ऑब्वियसली बात है जंग लगने की वजह से उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कमजोर हो जाता है, एट द सेम टाइम ये छड़ को टूटने की भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। नाउ जब हम कार्बन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले फायदा ये हो जाता है कि दे आर रेजिस्टेंट टू करोशन, इसमें करोशन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। अगर कोरोजन होने का प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि मेरा स्ट्रेंथ है वो तो एक तो बढ़ गया, और साथ ही साथ हमको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि कोरोजन भी हो सकता है। नाउ fibers contained about 85% of carbon has excellent flexural strength। जैसे कि ऐसे कार्बन फाइबर जिनमें कि कार्बन का परसेंटेज 85% रहता है, उनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। कार्बन फाइबर हैज हाई स्टिफनेस, हाई केमिकल रेजिस्टेंस। जो कार्बन फाइबर होते हैं उनकी
हाई स्टिफनेस उनकी हाई होती है और केमिकल रेजिस्टेंस भी हाई होती है। केमिकल रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन किसी भी केमिकल को ऐड करते हैं तो उससे वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। उसको कहने का मतलब ये है कि वो है केमिकल रेजिस्टेंट। Now, these properties have made carbon fiber very popular in aerospace, सिविल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। और इसी सब प्रॉपर्टीज, यानी ये जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे समझा कि इसका लो वेट होता है, लो थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसमें स्ट्रेचिंग कंप्रेशन नहीं होता है, उसका कोरोशन नहीं होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन में करते हैं और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है हमको इस्तेमाल करना। However, they are relatively expensive when compared with similar फाइबर सच एस ग्लास फाइबर और स्टील और प्लास्टिक फाइबर, ठीक है। लेकिन यही चीज है, इनमें डिमेरिट एक ही है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यानी ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अब हम लोग देखेंगे कि यूजेस ऑफ कार्बन फाइबर इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम कार्बन फाइबर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यही चीज है यूजेस ऑफ कार्बन फाइबर इन कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन में हम कार्बन फाइबर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले यूज ऑफ कार्बन फाइबर इन प्री कास्ट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन। जो हम लोग प्री कास्ट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले हम उसका इस्तेमाल वहां करते हैं। प्री कास्ट कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन यानी कि हम जब पहले से किसी जैसे कि हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसका कुछ पार्ट हम पहले से अगर तैयार करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्री कास्ट। यानी कोई एक स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम पहले से कास्ट करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्री कास्ट। तो वहां पे हम लोग सबसे पहले कार्बन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कार्बन फाइबर का। Now, the use of carbon fiber in precast concrete element is gaining massive popularity in USA। यानी कि यूएसए में बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो चुका है कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करना प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। The standard steel mesh reinforcement used in the outer and the inner section of concrete precast wall element can be replaced by steel sheets or grids of carbon fibers। बेसिकली यूएसए में यही चीज है कि रीइंफोर्समेंट का ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जाता है कार्बन फाइबर को। फिगर में हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से, यानी कि ये मेरा एक प्री कास्ट मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इस तरीके से कार्बन फाइबर है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कॉन्क्रीट में हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ रीइंफोर्समेंट हमने क्या किया है, यहाँ पे कार्बन फाइबर को एम्बेड कर दिया है। उसी चीज का एग्जाम्पल है, फिगर को एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ बाय द यूज ऑफ कार्बन फाइबर इंस्टेड ऑफ स्टील मेश, यानी कि इंस्टेड ऑफ स्टील मेश अगर हम कार्बन फाइबर इस्तेमाल करते हैं, द ओवरऑल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर यूनिट डिक्रीजेस। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि ओवरऑल वेट, जैसे कि कार्बन का अपना खुद का वेट क्या होता है, कम होता है, तो इस वजह से ओवरऑल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर भी डिक्रीज हो जाता है। A welded grid used in the concrete slab construction can be replaced by a carbon fiber grid which reduces the total weight and gains needful chemical protection। वही चीज है, यानी कि ओवरऑल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर घट जाता है एंड एट द सेम टाइम ये देखेंगे हम लोग गेन्स नीडफुल केमिकल प्रोटेक्शन, यानी कि केमिकल रेजिस्टेंस होता है जो मेरा होता है कार्बन, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी केमिकल को उस पर रिएक्शन नहीं होने देता है, यानी केमिकल रिएक्शन को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे फिगर से पहले देखते हैं यहाँ पे फिगर क्या बोल रहा है। रिप्लेसिंग वेल्डेड वायर मेश विथ कार्बन फाइबर ग्रिड इन डेक ऑफ प्री कास्ट पार्किंग गैराज कंपोनेंट रिड्यूसेस द वेट एंड द नीड फॉर केमिकल प्रोटेक्शन। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई हमने एक डेक बनाया है, यानी पेमेंट का एक हम डेक बनाए हैं और वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज है कि कोई एक हमने डेक बनाया है किसी एक पेमेंट का और उस डेक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे इंस्टेड ऑफ हम लोग स्टील, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके का एक प्रॉपर मेश है,
ठीक है, कंक्रीट हमने बिछाया, उसके ऊपर हमने सबसे पहले हम कंक्रीट का लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन फाइबर का जो मेश है जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कंक्रीट लेयर पे प्रॉपर एक मेश को हम बिछा दे रहे हैं, उसके ऊपर फिर से कंक्रीट का लेयर बिछा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ही मेरा क्या फायदा हो गया कि ये मेरा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, और बेसिक जो प्रॉपर्टीज हमने कार्बन फाइबर के बारे में पढ़ा था वो सब इस स्लैब को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कितना ज्यादा फायदेमंद है हम लोग को कार्बन इस्तेमाल करना, ठीक है। तो वही इस फिगर से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। नाउ नेक्स्ट इज कि अब हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं कार्बन फाइबर, सो कार्बन फाइबर एज रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कार्बन फाइबर को हम एज अ रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं। कार्बन फाइबर आर गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी इन स्ट्रेंथनिंग द कंक्रीट स्ट्रक्चर externally. It is used in external reinforcement for column, hence it is taking a role in rehabilitation also. This strengthening method reduces the need for extra anchoring works and installation which is very time consuming and costly. आइए पहले इसको देखते हैं हम लोग। रीइंफोर्समेंट में हम कार्बन फाइबर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है जिसका कि स्ट्रेंथ लूज हो रहा है, ठीक है। तो अब लूज होते हुए स्ट्रेंथ, अब कोई भी जैसे कि स्ट्रक्चर है जिसका कि स्ट्रेंथ लूज हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको तोड़ने की जगह पे इसको क्या किया है, यहाँ पे कार्बन फाइबर को इस तरीके से यहाँ पे चिपका दिया गया है। देख सकते हैं हम लोग इस तरीके से प्रॉपरली कार्बन फाइबर को हम यहाँ पे प्रॉपरली इस तरीके से चिपका दे रहे हैं, और किस केमिकल की मदद से वहां पे हमने आपको जस्ट अभी दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन का क्या किया, रीइंफोर्समेंट, मतलब जो मेरा जो स्ट्रक्चर था उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया और कार्बन को हम एज अ रीइंफोर्समेंट भी इस्तेमाल कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज कार्बन फाइबर इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, यानी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, अभी हमने डेक स्लैब का भी देखा, वो ब्रिज का ही पार्ट होता है डेक, ठीक है। तो कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्रिज कंस्ट्रक्शन में। नाउ नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस द टेंसाइल एज वेल एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जितना भी फाइबर हम यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने बेसिक पैरामीटर हमने अभी तक जज किया होगा कि जितना भी फाइबर हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। इसका भी सेम चीज है, इसका क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का बनाना बहुत कंपलसरी है क्योंकि कंक्रीट की अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। इस वजह से हम जो भी उसमें अलग से हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, ठीक है। और एट द सेम टाइम इसमें एक एड ऑन ये है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है कंक्रीट की। नाउ ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लो वेट, यानी कि क्या हो रहा है, कार्बन जो है उसकी खुद की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, उसकी लो वेट की वजह से, यानी उसका तो लो वेट होता है, एंड लो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इट मेक्स कार्बन फाइबर वेरी पॉपुलर इन एरोस्पेस, मिलिट्री, मोटर स्पोर्ट्स अलॉन्ग विथ अदर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। यानी कि इसका जो बेसिक हमने अभी तक इसकी प्रॉपर्टीज देखी, इस वजह से इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया है एरोस्पेस में, मिलिट्री में, मोटर स्पोर्ट्स में और अलग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन में जो रैकेट होता है, इस तरीके का जो रैकेट होता है, इसी तरीके का समथिंग होता है ना, ठीक है। तो ये जो रैकेट होता है, तो इसका जो इस तरीके का जो थ्रेड होता है, इसमें भी कार्बन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। बैडमिंटन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इस तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये जो बैडमिंटन का रैकेट होता है उसका जो ये थ्रेड्स होता है वो भी कार्बन का बना होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं वो जो थ्रेड्स होता है वो काफी लाइट वेट होता है, ठीक है, और उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसको एक साथ हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे खींच कर हम लोग लगाए रहते हैं, यानी उसकी हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहती है, उसका सेल्फ वेट भी घट जाता है, और उसको बेसिकली हम लोगों को अच्छा जैसे कि हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज उसमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। नाउ it is now being used in musical instruments for its weather resilience and ability to recreate the tons of guitars। अब जो गिटार होता है, गिटार का जो स्ट्रिंग होता है, आप देखते होंगे जो जैसे लोग हमने देखा तो होगा ही गिटार, तो गिटार का स्ट्रिंग्स भी क्या होता है, ऐसे खिंचा हुआ रहता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स जो होता है वो भी मेरा कार्बन फाइबर से बना होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एट द सेम टाइम
उसका जो सबसे अच्छा प्रॉपर्टी ये होता है कि उसका सेल्फ वेट बहुत कम होता है और उसका डायामीटर भी बहुत ज्यादा कम होता है। इस वजह से उसको हम पतला पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से जो गिटार का जो मेरा स्ट्रिंग्स होता है वहां पे भी हम कार्बन फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक से हमने देखा कि कार्बन फाइबर, ठीक है, अभी तक से हमने देखा कि कार्बन फाइबर क्या होता है, ठीक है, और कार्बन फाइबर को हम एज अ रीइंफोर्समेंट कैसे यूज कर रहे हैं, कार्बन फाइबर को इन कंस्ट्रक्शन हम कैसे यूज कर रहे हैं, कार्बन फाइबर को हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कैसे यूज कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट फाइबर हम लोग को यूज करना है कंस्ट्रक्शन में, दैट इज ग्लास फाइबर, ठीक है। अब ग्लास फाइबर के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लास फाइबर इज अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस एक्सट्रीमली फाइन फाइबर्स ऑफ ग्लास, ठीक है, यानी बहुत छोटा छोटा फाइबर्स जो होता है ग्लास का, ग्लास फाइबर यानी ऐसा फाइबर जो कि ग्लास का, छोटा छोटा ग्लास के पार्टिकल्स का बना होता है, इसीलिए उसको हमने नाम दिया है ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ग्लास जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास फाइबर इज वेरी लो, मींस इट प्रोवाइड्स गुड इंसुलेशन ऑन हीटिंग इन कंपैरिजन टू ब्रिक एंड कंक्रीट। अब उसका तो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ग्लास फाइबर का, वो भी काफी कम होता है, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास फाइबर को, ठीक है। अब ग्लास फाइबर को समझाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी ग्लास फाइबर एक्चुअली दिखता कैसे। ये आपको फिगर देख सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे आप ग्लास फाइबर देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेरा ग्लास फाइबर है, देखिए सेम मटेरियल है, ठीक है। अगर आप इसको फिगर के साथ देखेंगे, देखिए सेम मटेरियल है, ठीक है। यही मटेरियल है जो हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ओनली आर ग्लास फाइबर, देख सकते हैं आप लोग ये फिगर के साथ, यही मेरा है ग्लास फाइबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। Now, it has good tensile strength but has no strength against compression. अब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इसको जब हम कंक्रीट के साथ मिक्स करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में एज सच कोई चेंजेस हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे कि हम जब कार्बन फाइबर की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात किया गया है, क्योंकि जो ग्लास फाइबर होता है उसका खुद ही सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, बट उसकी कोई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होती है। नाउ इट इज रेजिस्टेंस टू कोरोशन एंड मॉइस्चर। अब ये क्या होता है कि कोरोशन नहीं लगता है, जैसे कि कोई भी स्टील होता है उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर उसमें अब्सॉर्ब हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें कोरोशन लग जाता है। तो इट इज रेजिस्टेंस टू कोरोशन एंड मॉइस्चर। ऑब्वियसली बात है, जब मॉइस्चर से अगर वो रेजिस्ट कर पा रहा है तो उसमें कोरोशन नहीं होगा ना। इट इज गुड थर्मल इंसुलेटर, ठीक है, वो इट इज अ गुड थर्मल इंसुलेटर। नाउ इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक्स, इसमें केमिकल अटैक्स भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जो फिगर है इसको हम लोग समझते हैं, यूजेस में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। यूजेस में हम इसको समझेंगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर उस फिगर के साथ हम उसको समझेंगे। यूजेस ऑफ ग्लास फाइबर, ठीक है, यूज्ड एज अ थर्मल इंसुलेटर इन वॉल, फ्लोर्स एंड सीलिंग। तो इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वॉल्स में, फ्लोर्स में एंड सीलिंग्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ many glass fibers are used as decorative purpose such as interior paneling, roof light etc. क्योंकि ग्लास फाइबर जैसे कि हमने अभी देखा खुद ही बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ही अपीलिंग दिखता है, इस वजह से इसको हम डेकोरेटिव पर्पस की तरह यूज कर सकते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन ग्रीन हाउस बिल्डिंग्स, ग्रीन हाउस बिल्डिंग जो हम बनाते हैं वहां पे भी हम ग्लास फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस ऑफ रेगुलर फाइबर ग्लास आर मैट्स, इंसुलेशन, रीइंफोर्समेंट, साउंड अब्जॉर्प्शन, यानी कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम मैट्स बना सकते हैं, इंसुलेशन बना सकते हैं, रीइंफोर्समेंट, साउंड अब्जॉर्प्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक यानी हीट को रेजिस्ट करने के लिए फैब्रिक, करोशन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स एंड हाई स्ट्रेंथ फैब्रिक्स। तो ये सब जगह पे हम ग्लास फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज रीइंफोर्स्ड विद प्लास्टिक मटेरियल सो एज टू इंक्रीज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब उसको अगर हम प्लास्टिक के साथ अगर उसको रीइंफोर्स कर देंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग फाइबर्स कंप्लीट करने के बाद प्लास्टिक्स के बारे में जो पढ़ेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हम ग्लास फाइबर है उसको हम प्लास्टिक के साथ रीइंफोर्स करेंगे और देखेंगे तब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। It is also being used to construct walls and ceilings within the buildings। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कंस्ट्रक्ट वॉल्स एंड सीलिंग्स विद इन द बिल्डिंग्स। तो वॉल्स और सीलिंग्स हम लोग बनाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर। तो जैसे कि ये फिगर हम देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग वॉल्स और सीलिंग्स बना सकते हैं ग्लास फाइबर की मदद से। उसी फिगर को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। It is mostly used as insulation, cladding, surface coating and roofing raw material in construction sector। यानी कि बेसिकली अब इसको यहाँ पे हम फिगर की मदद से समझेंगे। देखेंगे जो ग्लास फाइबर होता है एक बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम प्लास्टरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम प्लास्टरिंग कर रहे होते हैं जैसे कि कोई वॉल बनाते हैं, वॉल का जब हम प्लास्टरिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली बात है प्लास्टरिंग में हमको रीइंफोर्समेंट नहीं यूज करते हैं। जब हम प्लास्टरिंग करते हो तो हम क्या लेते हैं? हम लोग सीमेंट लेते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग फाइन एग्रीगेट लेते हैं और वाटर लेते हैं। इसका हम मोटार बनाते हैं और इससे हम लोग जो वॉल होता है उसके ऊपर इस तरीके से हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जो प्लास्टरिंग कर रहे होते हैं उसका नॉर्मल कन्वेंशनल कंक्रीट के जितना ही इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि उसमें हम कोई एड ऑन नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग को अगर हम चाहेंगे कि जो मेरा प्लास्टरिंग हम जो कर रहे हैं वॉल के ऊपर उसकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉर्मल कन्वेंशनल कंक्रीट से ज्यादा रहे, तो क्योंकि ग्लास फाइबर क्या है, बहुत ही पतला स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब वो हम प्लास्टरिंग कर रहे होते हैं तो इस तरीके से हम कंक्रीट के साथ इसको वॉल के साथ ऐसे बिछाकर इसके ऊपर कंक्रीटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फिगर पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे ग्लास फाइबर रखा है और उसके ऊपर पूरा मोटार को फिर से बिछाकर फिनिशिंग कर दिया। ठीक है, हमने अभी तक प्रॉपर्टीज देख ली ग्लास फाइबर की कि क्या क्या हम लोग को ग्लास फाइबर डालने से कंक्रीट में मिला। हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया। ठीक है, कोरोजन नहीं हो रहा है, सबसे बेसिक अच्छा चीज हो गया। ठीक है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होती है ग्लास फाइबर की इस प्लास्टर में भी ये एमिट कर देगा, इस प्लास्टर में भी प्रोवाइड कर देगा। तो हम देख सकते हैं नॉर्मल जो हम प्लास्टर करते हैं दीवार के ऊपर उससे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर हम ग्लास फाइबर के साथ उसका हम प्लास्टरिंग करते हैं तो। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारा ग्लास फाइबर के बारे में। आई होप आपको फाइबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी क्लियर हो गई होंगी, हमने फिगर के साथ समझा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट मतलब मटेरियल्स में ही हम जो नेक्स्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट प्लास्टिक्स। तो हम सिमिलरली प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से तरीके के प्लास्टिक्स हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर। थैंक यू।